हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की आंसर की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा उत्तराखंड और हिंदी के आंसर्स और गुलाटी सर आपको बताएंगे जीएस के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। हमारे पास अलग अलग भाषाएं होती है, तो ध्रुपद गायन का संबंध किससे है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राजस्थानी, सी अवधी, डी ब्रजभाषा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा से संबंध है। अभी हम ज़्यादा डिस्कस ना करके सीधा आंसर पे गौर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने पत्रिका का संपादन किया था और उसका नाम था ऑप्शन सी जनवाणी। इनकी बुक भी आई थी पतितों के देश में, तो ध्यान रखेंगे। एंकर बाइट कहते हैं, एंकर बाइट मतलब क्या होता है। एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो दिखाने को। अगला देखिए, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने में कौन सा 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। तो इसमें स्वीकार किए गए हैं स्वर, ठीक है, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए, का व्यंजन के विषय में निम्न से कौन सा सही है। का क्या होता है। तो देखिए, महाप्राण वाले तो दोनों बाहर हो जाएंगे, क्योंकि का क्या होता है, अल्पप्राण होता है। तो अब इसमें देखिए, अल्पप्राण है, घोष घोष नहीं होता, अघोष होता है। अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी और कंठ्य होता है कौन सा, क। ठीक है, वर्णमाला आपको पढ़ा चुके हैं, आप देख सकते हैं उसमें। यद्यपि का संधि विच्छेद है, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, यद्यपि बन जाएगा यण संधि हो जाएगी। निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन से विकल्पों में सभी जो है वो व्यक्तिवाचक। तो मिठास देखिए भाववाचक हो गया, तो ये गलत हो गया। वकील, ममता, ममता भाववाचक होगी। बुढ़ापा भाववाचक हो गया। तो राम, रामचरितमानस और गंगा ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। दिन और दीन शब्द युग्म का सही उत्तर है। तो दिन का मतलब होता है दिन यानी दिवस, और दीन का मतलब होता है गरीब। तो दिन कहाँ लिखा गया है, दोपहर, दिवस। तो ये देखिए दिवस और गरीब, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। पुत्र, दशरथ, रावण या फिर राम। तो इसका आंसर बनेगा राम। क्यों, क्योंकि अगर आप बोलेंगे दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, तो भी आप समझ जाएंगे कि राम की ही बात हो रही है। तो राम सबसे कम योग्यता रखता है किसकी, कारक बनने की। गोधूम का तद्भव है, गोधूम यानी गोधूम को आप कहेंगे तो संस्कृत में क्या कहा जाता है, वो सॉरी हिंदी में क्या कहा जाता है। तो गोधूम कहते हैं गेहूं को, गेहूं का तद्भव है वो सॉरी गोधूम का तद्भव है गेहूं, और गेहूं का तत्सम होगा गोधूम। निम्नलिखित शब्द युगों में कौन सा असंगत है। कैंची तुर्की, अफसोस फारसी, कारतूस अंग्रेजी, गमला पुर्तगाली। कारतूस अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कारतूस कौन सी भाषा का है, तो कारतूस है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। किसकी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कारतूस। कैंची तुर्की भाषा की शब्द है, अफसोस फारसी का है, गमला कमीज, बाल्टी, तौलिया ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द है। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का नहीं है। तो देखिए, कर्मवाच्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि या फिर उसमें से या फिर के द्वारा आता होगा। तो देखिए, गाय से दूध निकलता है, से आ रहा है। ममता के द्वारा, और सिपाही द्वारा। तो ऑप्शन ए पक्षी आकाश में उड़ता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। गठरी शब्द है विधिलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग। तो गठरी स्त्रीलिंग होता है, गठरी गिर गई, ये गठरी वो बांध लो, गठरी चोरी हो गई, तो स्त्रीलिंग होता है गठरी। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना, क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। भविष्यकालिक रूप में, वर्तमानकालिक रूप में, आज्ञार्थक रूप में या भूतकालिक। तो भूतकालिक में कोई परिवर्तन नहीं होता। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। उद्योगिक, औद्योगिक। तो ये होगा ऑप्शन सी औद्योगिक। ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, औद्योगिक। ठीक है, औद्योगिक, औद्योगिकरण होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डंके की चोट पर कहना मुहावरे का अर्थ है अस्वाभाविक बातें करना, शोर शराबा करना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना, सबके सामने घोषित करना। तो ऑप्शन डी सबके सामने घोषित करना, यानी डंके की चोट पे मैं ये बात कह रहा हूं सबके सामने कि मैं ये करके दिखाऊंगा, इस तरीके से होता है। सुगम मौन सर सिरहु लोचन वाक्य में कौन सा अलंकार है। सुगम मौन सर सिरहु लोचन, लोचन। तो ये होगा ऑप्शन सी उपमा अलंकार, उपमा दी जा रही है यहां पर। देवता का पर्यायवाची है, तो देवता अलकेश, ज्योतिष, अनीक, विबुध। तो विबुध इसका सही उत्तर हो जाएगा।
रिजु का विलोम है, रिजु का मतलब होता है सीधा, तो सीधा का उल्टा क्या होगा, वक्र। ठीक है। सांदेह गीत किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो सांदेह गीत महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत सारी रचना जैसे कुटच के फूल वगैरह वगैरह। निम्न में से किसके जन्म दिवस पर राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, तो किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी नरेंद्र नेगी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है राज्य में प्रेरणा दिवस। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि जो नरेंद्र सिंह नेगी है वो ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, हमारी संस्कृति हमारे गांव से जुड़े हुए गीत गाते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें अपनी पुरानी जो कथाएं हैं, कहानियां हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। अगर प्रीतम बर्तवान की बात करें तो जागर सम्राट है प्रीतम बर्तवान, इसीलिए इनके जन्मदिन पर जागर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत हमारे राज्य का गौरव है, इसीलिए इनके जन्मदिन पर गौरव दिवस मनाया जाता है। और इंद्रमणि बड़ोनी के जन्मदिन मनाया जाता है लोक संस्कृति दिवस। उत्तरांचल शब्द का आधिकारिक प्रयोग प्रथम बार किस वर्ष किया गया, तो जिस वर्ष हरिद्वार की स्थापना हुई यानी 1988 में प्रथम वर्ष उत्तरांचल शब्द का आधिकारिक प्रयोग किया गया। क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार 19वां स्थान है उत्तराखंड का। ये तो सबको ही याद होना चाहिए, और नहीं है तो आज रट लो, कभी भूलना मत, 19वां स्थान है। ठीक है। कौन सी घटना आरक्षण विरोध से राज्य की मांग की रुख करने का माइलस्टोन साबित हुई, तो माइलस्टोन साबित हुई थी पौड़ी की क्रांति। ठीक है। रांथी जलप्रपात किस जनपद में है, तो रांथी जलप्रपात पड़ता है पिथौरागढ़ में। आचरी ताल किस जनपद में है, तो आचरी ताल देखिए आप लोग यहाँ पर टीरी ढूंढ रहे हो, टीरी नहीं है, तो आचरी ताल है पिथौरागढ़ में। टीरी में भी एक आचरी ताल है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। राज्य के किस व्यक्ति को बेडूपाको बॉय के रूप में जाना जाता है, तो मोहन उप्रेती को बेडूपाको बॉय के रूप में जाना जाता है। जंगल के दावेदार नामक अखबार के प्रकाशक कौन थे, जंगल के दावेदार अखबार किया था ऑप्शन डी पीसी तिवारी ने। उत्तराखंड से पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं नीलांबर पंत, डीडी पंत, नीलांबर जोशी या फिर हरिदत्त पंत। तो नीलांबर जोशी प्रथम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उत्तराखंड से पद्मश्री जीता है या प्राप्त किया है। रोटी बैंक योजना शुरू राज्य में कब शुरू की गई, तो रोटी बैंक योजना हुई थी मई 2017 में, और कहां से हुई थी, तो ये हुई थी रुद्रपुर से। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सॉरी। उद्योगों की काशी किसे कहा जाता है, राज्य के संदर्भ में उद्योगों की काशी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी काशीपुर को। तमसा नदी का उद्गम स्थान किस स्थान से होता है, तो तमसा कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है ऑप्शन बी बंदरपूछ से। तमसा यानी यमुना, और यमुना निकलती है बंदरपूछ के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण कब किया गया, तो ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण किया था 1993 में। अमृत गंगा किसकी सहायक नदी है, तो अमृत गंगा है अलकनंदा की सहायक नदी। किस देवता के मंदिर में पत्थर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो पिथौरागढ़ के सलाया देवता के मंदिर में चढ़ाया जाता है क्या, पत्थर का प्रसाद। बावलीगढ़ का किला किस जनपद में है, तो बावलीगढ़ का जिला है पिथौरागढ़ में। प्रदेश की पहली एनिमल एम्बुलेंस नीलम वैन कहाँ शुरू की गई, तो ये की गई थी हरिद्वार में। सूर्यधार बांध कौन सी नदी पर है, तो सूर्यधार बांध है ऑप्शन बी जाखन नदी पर, जहां पर सूर्यधार झील भी निर्मित की गई है। ठीक है। उत्तराखंड में खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन बी 17 अगस्त 2002 को। मतलब मान सकते 15 अगस्त को बहुत सारी घोषणाएं होती है, तो उसके ठीक 2 दिन बाद इसका गठन कर दिया गया 17 अगस्त, और कब 2002 को। राज्य में दारमा एवं व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, ये होगा दर्रा। ठीक है, दर्रा कौन सा है, दर्रा कौन सा है, तो ये है ऑप्शन ए सिल्ला दर्रा। पिथौरागढ़ में खेचुआ है, पिथौरागढ़ में खेचुआ क्या है, तो खेचुआ क्या है, एक तरह की मिठाई है। ट्रोटकाचार्य गुफा किस जनपद में है, तो ट्रोटकाचार्य गुफा है चमोली में। उर्गम परियोजना किस नदी पर है, तो उर्गम परियोजना है भृगु गंगा पर। किस वर्ष वीरेंद्र सकलानी द्वारा टिहरी बांध विरोध में उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज की गई, तो 1979 में वीरेंद्र सकलानी द्वारा उच्चतम न्यायालय में टिहरी बांध के विरोध में याचिका दर्ज करी गई थी। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग कार्यशील हैं, कितने लोग प्रतिशत कार्यशील है, तो 38.39 लोग प्रतिशत लोग कार्यशील है 2011 की जनगणना के अनुसार। देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण कब शुरू हुआ, तो 2007 में देहरादून में सिल्क पार्क का निर्माण शुरू किया गया था। राज्य में किस नंबर को डायल कर निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श प्राप्त किया जा सकता है, तो 104 नंबर पर आप डायल कर निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं।
राज्य युवा नीति कब घोषित की गई? तो सितंबर 2011 में राज्य युवा नीति घोषित करी गई थी। आरोही योजना संबंधित है, तो आरोही योजना संबंधित है कंप्यूटर शिक्षा से। कब प्रारंभ हुई? तो 2002 में प्रारंभ हुई। पूर्ववासी नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो पूर्ववासी आता है अल्मोड़ा से, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? हिमालयन म्यूजियम ऋषिकेश, ठीक है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल, ठीक है। मौलाराम टीरी गलत है। मौलाराम संग्रहालय कहाँ है? तो यह है श्रीनगर में, तो ध्यान रखेंगे। निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? नीलांबर पंत अंतरिक्ष वैज्ञानिक, खड़क सिंह वाल्दिया भूवैज्ञानिक, आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान और देवी दत्त पंत औषधि विज्ञान। नहीं, ये करते हैं भौतिकी में काम। किसमें? भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। भौतिक विज्ञान में काम करते हैं देवी दत्त पंत, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन खिलाड़ी जूडो से संबंधित है? संजय जोशी, संतोष सिंह, अरुण जखमोला या स्नेह राणा? तो स्नेह राणा संबंधित है किससे? क्रिकेट से, एक ऑप्शन बाहर। जखमोला वॉलीबॉल, ठीक है ना, किससे? वॉलीबॉल से। संतोष सिंह मुक्केबाजी, ठीक है। तो कौन बचे आपके? संजय जोशी, यह है जूडो से संबंधित। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ये बहुत ही समय से अटकी हुई परियोजना है और कहाँ से कहाँ तक है? तो लोहाघाट से त्यूनी तक ये बनाई जाएगी। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, कौन होता है? तो ये होता है ऑप्शन है तख्त। 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? तो यह 13.44%। निम्न गुफाओं व जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है? वशिष्ठ गुफा टिहरी, श्रृंगी गुफा उत्तरकाशी, राम गुफा चमोली, शंकर गुफा रुद्रप्रयाग। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग में नहीं है, शंकर गुफा कहाँ है? तो है पौड़ी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया। रॉयल, मैकलेन, जॉन स्मिथ या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन है डॉक्टर रॉयल है। देखिए, जो रॉयल होगा यानी रॉयल होगा उसी के पास पैसा होगा और वही किस चीज को प्रोत्साहन दे सकता है। तो 1835 में चाय की खेती को प्रोत्साहन दिया रॉयल ने, ठीक है। निम्न वन्य जीव विहार समूह में कौन पश्चिम से पूर्व के सही क्रम में प्रदर्शित करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। केदारनाथ, 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 तो नंदा देवी, नंदा देवी सबसे पहले बाहर करेंगे हम। केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर या अस्कोट? तो केदारनाथ आता है, फिर नंदा देवी आता है, फिर आता है बिनसर और अस्कोट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्कोट एकदम नेपाल की साइड वाली हो, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। गलत युगम का चयन कीजिए। प्रयाग, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग में कर्णप्रयाग, अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी, ठीक है ना। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी मिलती है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा में पिंडर मिलती है, विष्णुप्रयाग, अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में कौन मिलता है? अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। और विष्णुप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नहीं, विष्णुप्रयाग में कौन सी मिलती है? अलकनंदा और विष्णु गंगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 14 जनवरी 2013 को। ये थे 60 क्वेश्चन हिंदी और उत्तराखंड के। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको बताएंगे गुलाटी सर। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट 3 के जीएस सेक्शन की, है ना। तो जीएस सेक्शन को डिस्कस करेंगे और सैटरडे का प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया होगा तो इसको एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से कि आपको जो 40-50 क्वेश्चन है वो आपके डबल हो जाएं और आपका उत्तराखंड के लिए इन सभी एग्जाम की प्रैक्टिस सबसे अच्छी हो पाए। आप पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप एमरल्ड आइलैंड जो है ये कहाँ प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है अंडमान निकोबार को ये कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार जो है वो है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब जो वहाँ पर पानी है वो इसे ग्रीन सा कलर एक देता है इस पूरे आइलैंड को, जिस वजह से ये एमरल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? तो लक्षद्वीप आइलैंड आप जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये है अरेबियन सी में, ठीक है, अरेबियन सी में। दमन द्वीप गुजरात के पास है। न्यू मोर द्वीप जो है ये आपका श्रीलंका के आसपास है। आगे से दिल्ली राजधानी है, दिल्ली इन देश में से किसकी राजधानी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही आपको देखना है। आपने इसका आंसर कर लिया होगा, फटाफट से आपको बताते हैं। तो पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली, है ना। दिल्ली से मिलता जुलता नाम है तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन मिला है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन देख करके आपने आइडिया लगा लिया होगा कि ये
पर्वतमालाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। माउंट आबू आप सभी जानते हैं, माउंट आबू कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान में है, ये अरावली पहाड़ियों पर है। कोडाईकनाल पलनी पहाड़ियों पर है। ऊटक मंडल यानी कि जो ऊटी है वो नीलगिरी पहाड़ियों पर है। तो गलत कौन सा हो जाता है? मतलब इसके हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा? शिमला। शिमला कहाँ है? शिमला किस रेंज में पड़ता है? तो बोलोगे शिवालिक। हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसका पार्ट है क्या? उसका पार्ट है आपका शिमला, पीर पंजाल का नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ही सुमेलित हैं। तो एक तो आपको आंसर के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिल गया होगा और शिमला के बारे में भी पता चल गया होगा। आगे चलते हैं। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? बार बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान देना है। सोन अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा महानदी निकलती है, जबकि जो गोदावरी है वो नहीं निकलती है। गोदावरी जो है त्र्यंबक नामक पहाड़ से महाराष्ट्र के पास निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो आप कहेंगे कि ये त्र्यंबक नाम के पहाड़ से महाराष्ट्र की तरफ से निकलती है। आगे देखते हैं। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? देखिए, अधिकतर तो ये होता है कि वो किसी पर्टिकुलर जलवायु को पूछते हैं और उसके साथ दिए गए कोड को पूछते हैं। कुछ इस तरीके से कैपिटल और स्मॉल में दिए होते हैं कोड। किसने? कोपेन। कोपेन ने विश्व की जलवायु का भी वर्गीकरण किया है और भारत की जलवायु को भी बांटा है। तो फिलहाल बेसिक क्वेश्चन है, आगे जलवायु से और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। भारत की जलवायु को कितने पार्ट में बांटा है? तो आप कहेंगे 8 भागों में बांटा है। आगे चलते हैं। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। जो लेटेराइट मृदा है, मृदा से लगातार क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिला है। सॉइल की बात कर लें तो टाइप्स ऑफ सॉइल में आपको पता है कि एक देखिए मोस्ट फेमस जो है वो आप कहते हैं जलोढ़ मृदा, यानी कि आप कहते हैं उसको एलोवियल सॉइल। ठीक है, आप काली मृदा को भी जानते हैं, आप काली मृदा को जानते हैं, आप लाल मृदा को जानते हैं। उसी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में जो है वो आती है एक लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो है, मिट्टी जो है, सॉइल जो है, वो किस लिए फेमस है? तो आंसर है भवन निर्माण करने के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी, ठीक है। कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त है जलोढ़ मृदा। आगे चलते हैं। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिला है। 1 जून से 7 जून। ऑप्शन देखा होगा आपने, 1 जुलाई 7 जुलाई से के बीच में ये मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। आगे कल्पोंग जल विद्युत परियोजना, इस तरह के मल्टी डैम प्रोजेक्ट बार बार एग्जाम में आते हैं, तो कोशिश है आपको हर बार के नए प्रोजेक्ट बताए जाएं और साथ साथ याद भी करवाए जाएं। तो कल्पोम है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह और ये यहीं पर ये जल विद्युत परियोजना है, तो याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर आने के चांस हैं। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने। कैसे निर्धारण किया जाता है आपने पढ़ा होगा, हम बता देते हैं। संसद द्वारा इसको अधिनियम बना करके संसद इसको अधिनियमित करती है, बताती है कि कितना संसद जो वेतन है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलेगा। आगे है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित थे। क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है लेकिन बड़ा ही आसान है कि राज्यसभा में जो लोगों का इलेक्शन किया जाता है, राज्यों से चुनाव किया जाता है, वो हमने किस संविधान से लिया है। यानी कि अगर आपने सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? सवाल फिर से ही आसान है। ये बात किसकी कर रहा है? तो ये बात कर रहा है पॉकेट वीटो की। किसकी बात कर रहा है? पॉकेट वीटो की। कि वीटो पावर राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के तहत लगाता है? क्वेश्चन वो था, बस लिखा अलग तरीके से गया था, आर्टिकल 111। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? कितना अंतराल हो सकता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में 3 सेशन हो जाते हैं, 3 सत्र हो जाते हैं, जबकि 2 सत्र के बीच में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष में 2 सेशन होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान करता है? आसान क्वेश्चन है। क्या आप कहेंगे कि 263 आपका सही हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, यानी कि अगर देखा जाए तो 4 आर्टिकल आपके पास हैं। छुआछूत जैसे ही आपको पता चलेगा आप बोलेंगे कि ये अनटचेबिलिटी की बात है। किसकी बात है? अनटचेबिलिटी की। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत, है ना, अनटचेबिलिटी को बताता है, अस्पृश्यता को बताता है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला है इंडेक्स से भी लगातार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जरूर ये ट्रेंड अब चेंज किया जाएगा और आपको और टफ क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में हमेशा रिलेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि कुछ और नहीं, अगर इसको आप हिंदी में करना चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी इस तरीके से होता है कि इंग्लिश ही मापदंड के तौर पर एग्जाम में माना जाता है। मानव विकास सूचकांक बोला कौन जारी करता है, ये नोट कर लेना है आपने, कौन जारी करता है। तो देखिए यूएनडीपी जो है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, 1990 से ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है, जिसमें जो अंक है वो 0 से 1 के बीच में दिए जाते हैं। एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये तैयार किया था, नाम था महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। ठीक है, ये बिल्कुल पाकिस्तान के थे, तो आपको ध्यान रखना है। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है किसका? मानव विकास सूचकांक का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। कौन रिलीज करता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आगे देखिए, जिस दर पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, उस दर को क्या कहते हैं? समझिएगा। देखिए, आप बैंकिंग सिस्टम में जानते हैं आरबीआई को हम कहते हैं, आरबीआई फादर ऑफ ऑल बैंक है, और एक तरफ होते हैं कमर्शियल बैंक मतलब वाणिज्य बैंक। ठीक है, ऐसा मान लीजिए जैसे पीएनबी, एसबीआई, अदर बैंकों को आप देख रहे हैं वे सभी कमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, आपकी जमाएं लेते हैं, ये फादर ऑफ ऑल बैंक है आरबीआई। तो जब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई फादर ऑफ ऑल बैंक है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो वो रेट कहलाती है रेपो रेट। जिस दर पर देता है ना पर्टिकुलरली, वो है रेपो रेट। ठीक है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है, क्वेश्चन ये था, ये भी ध्यान रखेगा, तो बोला कमर्शियल बैंक से अगर ऋण लेगा तो मतलब कमर्शियल बैंक आरबीआई को ऋण देगा तो क्या होगा? तो बोला ये करेगा रिवर्स रेपो रेट पर। तो क्वेश्चन ये था कि जिस दर पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इसको ऐसे कर लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से ऋण लेता है। कौन ले रहा है ऋण? आरबीआई ले रहा है। किससे ले रहा है भाई? कमर्शियल बैंक से। तो क्या कहलाओगे? रिवर्स कर दो, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। आसान है क्वेश्चन, आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? देखिए, बहुत सारे जो हैं 1833, 58, 53, 82, ये क्या हैं? ये उस समय के एक्ट हैं जब ब्रिटिशर्स हमारे पास थे, यानी कि ये चार्टर एक्ट है, याद रखिएगा। कब ये किया गया? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। 1853 का एक्ट, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं कराने की जो प्रणाली है वो 1853 में स्वीकार की गई। आगे चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? मेरी बात समझिएगा। बोला गया कि भारत सरकार अधिनियम, जो एक्ट की बात चल रही है, उसी में कौन सा एक्ट है? 1935 का एक्ट है। बोला किसकी रिपोर्ट पर रिकमेंड किया गया था? किसने कहा था कि 1935 का एक्ट लेके आइए? तो साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था। 3 फरवरी 1928 के आसपास ये भारत पहुंचा। आपको ये बात ध्यान देनी है। इसी की रिकमेंडेशन थी कि क्या करना है, एक तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करिए, गोलमेज सम्मेलन करिए, और एक नया एक्ट लेकर के आइए जिसे आप कहते हैं 1935 का एक्ट। आ रही है इतनी बात समझ में? चलो आगे समझो चीज़ों को। प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाओ और क्वेश्चन आपको याद भी होंगे। मान के चलिए कि आपने एग्जाम से पहले 50 प्रैक्टिस सेट लगा दिए, तो भाई साहब एक प्रैक्टिस सेट में होते हैं 100 सवाल, और अगर आपने 50 प्रैक्टिस सेट लगा दिए तो सीधा सीधा हिसाब लगाओ कि आपने तो कितने सवालों की प्रैक्टिस कर ली है? 5000 सवालों की प्रैक्टिस कर ली है आपने। प्रैक्टिस ही 5000 क्वेश्चंस की कर लिए, जो पढ़ा है वो अलग है। तो कितना डेटा ऐड हो जाएगा? आपका फायदा ही फायदा है। आपको कुछ नहीं करना है, हर सैटरडे को पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर, पाठशाला ऋषिकेश के टेलीग्राम पे, पाठशाला ऋषिकेश के फेसबुक से जुड़ना है, और आपको मिलेगा फ्री प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट एकदम ऐसा बनाया गया जैसा आयोग बनाता है पेपर। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था, वह था, उसे क्या कहते थे? सचिव कहते थे, पंडित राव कहते थे, पेशवा कहते थे, सुमंत कहते थे। देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन है तो आपको साथ साथ ही हमने बता दिया है कि सुमंत। पेशवा किसे कहते थे? तो प्राइम मिनिस्टर को कहते थे, मतलब वहां पर जो प्रधानमंत्री होता था उसे कहते थे। सचिव किसे कहते थे?
सचिव कहते थे, नवीस जिसे चिटनीस भी कहा जाता था, या राजकीय पत्राचार का कार्य देखता था, सचिव सेक्रेटरी, ठीक है। क्या इसे क्या कहते थे, और चिटनीस, ये भी ध्यान रखना, चिटनीस भी कहते थे सचिव को। पंडित राव लिखा हुआ आया होगा यहाँ पर, ये रहा पंडित राव कि धार्मिक मामलों का प्रमुख था पंडित राव, ठीक है। न्यायाधीश, न्याय से संबंधित था। सुमंत और दबीर, दबीर भी वर्ड याद रखना, सुमंत को और क्या कहते थे, दबीर कहते थे। कौन से उसमें, मराठा प्रशासन में कहते थे, शिवाजी के टाइम पे कहते थे, तो आपको आसान लगेगा। आगे चलो, सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो थी वो दी थी, किस सिख गुरु को दी थी, ऐसा कहा गया है। आंसर है रामदास, ठीक है। तेग बहादुर को किसने मरवा दिया था, तो आप कहेंगे मुगल बादशाह औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव ने खुसरो का साथ दिया था, तो जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया था, ठीक है। नहीं, जहांगीर ने नहीं, इन्हें, ठीक है। अर्जुन देव, ये देखिएगा आप, अर्जुन देव को जो है, अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी, है ना, खुसरो की मदद की थी अर्जुन देव ने खुसरो की मदद की थी। तेग बहादुर औरंगजेब ने मरवा दिया था, और क्वेश्चन का आंसर है रामदास। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण का मतलब आप ले सकते हैं कि मृत्यु से है, जब जीवन काल पूरा हो गया। कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, तो ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में, ठीक है। बोध गया, सारनाथ में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी उनके जन्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, निष्क शब्द, ठीक है। निष्क भाई देखो, ये एक हार होता था और एक गले में पहना जाता था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल का निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण था, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, आसान क्वेश्चन है, समझना। वाराणसी में 1916 का टाइम पीरियड है, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा था, तब जो था महात्मा गांधी ने वहाँ पर पहला जन भाषण दिया था। आगे चलते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा, समझिएगा कैसे करा इनको। आपने अगर कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करा आराम समझिए। सबसे पहले जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का वो मिले तो आपको ए से जेड तक याद होनी चाहिए। अगर आपको ये ए से जेड तक चीज़ें याद नहीं है तो पाठशाला ऋषिकेश की यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए कोडिंग डिकोडिंग आप इसको कहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करिए और प्रांजल कर्नाटक सर से पढ़ लीजिए। एक बार आप पढ़ेंगे आपको हो जाएंगी चीज़ें याद। अब अगर देखिए एच जो है ये होता है 8, एम जो है ये है 13, पी जो है ये है 16 और जो यू है वो है 21, ठीक है। अब इसको मैच कर लीजिए भाई। देखिए यहाँ पर आई के सामने लिखिए 9, यहाँ पर लिखिए 16, एस के आगे लिखिए 19, वाई को लिखिए 25, ठीक है। अब एच से आई में मतलब 1 प्लस हो गया, एम से ओ में जाओगे तो 13 और 3 प्लस हो गए, यहाँ पर 13 और 2 15, ओ होता है 15, माफ़ कीजिएगा, ओ होता है 15, तो यहाँ पर 2 प्लस हो गए। पी यहाँ पर 16 है, यहाँ पर एस 19 है, तो यहाँ पर 3 प्लस हो गए और यहाँ पर 21 से 4 25 प्लस हो गए। मतलब अगर आप देखें तो ये एक पहला है तो इसमें 1 प्लस हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, इसमें 13 है, इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, इसमें तीसरे नंबर पे है 3 ऐड हो रहे हैं, इसमें चौथे नंबर पे 4 ऐड हो रहे हैं। इसी तरीके से चल रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो जी होता है वो 7 होता है, मतलब 1 ऐड होगा इसमें, यानी कि 8 होगा। एम जो है ये 13 है, इसमें 2 ही प्लस होगा, मतलब ये फिर से ओ होगा, है ना। ये 13 है, इसमें 2 प्लस होगा तो ये 15 होगा, 15 होता है ओ, ये होता है एच, ठीक है। आर जो है, आर का नंबर होता है 18, इसमें 3 प्लस किया जाएगा तो ये हो जाएगा 21, 21 का मतलब होता है यू, तो एच ओ यू। और अगर लास्ट वाला भी आप कर लोगे 6, इसको कहते हैं एफ को, और इसमें ऐड हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा 10 और 10 होता है जे। तो आंसर हो गया ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। ये है डिफरेंस का क्वेश्चन, मतलब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अगला बताना है, ये पूछा गया है इसमें सबसे पहले क्या कीजिए, डिफरेंस कर लीजिए, इसका कर लीजिए डिफरेंस, ठीक है। जब आप इसका डिफरेंस कर लेंगे तो नेक्स्ट आने की संभावना सबसे जल्दी रहती है, मतलब ये एक ब्रह्मास्त्र होने वाला है। देखिएगा अगर 2 से 4 में जाएंगे तो 2 का डिफरेंस, 13 से 4 में जाएंगे 9 का डिफरेंस, 41 से 13 में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से 3 का 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। यहाँ पर फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 5 हो जाएगा और 10 में से 4 गया 65 हो जाएगा। अब अगला देखना है, देखो इसमें क्या है, अगर आप इसे ऐसे समझो तो ये 28 आपको दिख रहा है, मतलब 27 प्लस 1 कर लो इसे, 65 दिख रहा है 64 प्लस 1 कर लो, 9 दिख रहा है 8 प्लस 1 कर लो और 2 को 1 प्लस 1 तो कर ही सकते हो। 8, 27 और 64 देख के याद आएगा तुम्हें कि जो ये है 2 का क्यूब, फिर है 3 का क्यूब, फिर है 4 का क्यूब, तो आगे आएगा 5 का क्यूब। 1 का क्यूब 1 होता है तो आप कह सकते हो कि ये 1 का क्यूब भी है, मतलब ये चल रहा है 1 का क्यूब +1
2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1, 5 का क्यूब +1। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर हमने 65 को जोड़ा, ये मिला। अब करो 126 को इसमें जोड़ दो, बस 6 और 6 12 की 2, हासिल लगा 1, तो 172 से तो ज़्यादा ही होगा, 232 हो जाएगा। 6 और 6 12 की 2, 1 3 2, ठीक है, 232 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, इसमें विषम चुनिए, ये पूछा गया है। 4 आपको देखने, शायद हो सकता है कि पीडीएफ में ऐसा ना हो, यही चारों क्वेश्चन आपको मिले होंगे। ध्यान से देखना, इंग्लिश हिंदी दोनों लिखा हुआ है। शुक्र एक ग्रह है, चांद एक उपग्रह है, बृहस्पति ब्लैक होल और सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, जुपिटर ब्लैक होल। जुपिटर पे ब्लैक होल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तीसरा हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए। विषम अक्षर को चुनिए ये बोला गया है। इसमें एक छोटी सी गलती क्या हो गई थी, बाकी सारी चीजें सही हैं। ये जो केजी था, ये केजी नहीं होगा, ये हो जाएगा KQ, ठीक है। फिर आप लिख लेंगे 11 17, नंबरिंग कर लो इनकी फटाफट से, नंबरिंग बड़ी जरूरी है। डिकोडिंग की वीडियो से पढ़ लो वहां जा करके। ये हो जाएगा 4 और 10, ये हो जाएगा 19 और 26, ठीक है। ये हो जाएगा 18 और 24। तो यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ 6 का डिफरेंस है, इसमें नहीं है। हिसाब से आंसर ये होना था। लेकिन एक क्वेश्चन, ये आयोग के पास भी कभी कभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और मार्किंग होती है 99 मार्क्स से। ये बात आपको ध्यान देनी है। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी पढ़ते हुए या उसको बनाते हुए छोटी सी ह्यूमन एरर हो जाती है, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। आसान क्वेश्चन है एक और, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके एग्जाम हिसाब से। विकल्पों में से विषम को फिर से चुनना है, विषम को चुनना है। आप 4 ऑप्शन जैसे ही पढ़े होंगे, आपने अगर स्क्वायर नहीं याद करे हैं, स्क्वायर क्यूब जरूरी है, 25 तक याद होने चाहिए। सभी बाल गोपालों को ये याद होते हैं। ये है 19 का, ये है 21 का, ये है 28 का, और ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 3 स्क्वायर हैं और एक अलग है, 3 में से एक अलग है, यही विषम है। कौन सा वित्त आयोग इस समय पर काम कर रहा है, तो आप देखेंगे कि एक किसिंग आपको, एन किसिंग आपको नजर आएगा, और ये हो जाएगा 15वां वित्त आयोग है। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। वित्त आयोग आर्टिकल कुछ बताने के लिए है तो बता देते हैं। आर्टिकल 280 के तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट इसका किया जाता है। 280 होता है वित्त आयोग का, 5 साल का कार्यकाल होता है। कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। प्रशिक्षक की आयु वर्षों में कितनी है, करने का बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। देखिए, मान लीजिए कि कुछ लोगों का कुल योग रहा होगा, आयु का योग रहा होगा, उसको जब हमने 12 से विभाजित किया तो हमारे पास औसत आया 23 वर्ष, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो कुल योग था, मतलब जो टोटल एज रही होगी, कुल योग फिर से ले लो, उसमें क्या हुआ, एक टीचर ऐड हो गया जिसका वेट मान लेते हैं कि x रहा होगा, तो संख्या हो गई 13। जैसे ही वो x उसमें ऐड हुआ, उसकी जो एवरेज एज थी वो बढ़ गई, एवरेज औसत आयु जो था वो बढ़ गया, वो हो गया 25। कुछ नहीं करते हैं इसमें, आपको करना क्या होता है, इसकी गुणा इससे कीजिए, इसकी गुणा इससे कीजिए, इस वाले से इस वाले को माइनस कर दीजिए, बस इतना काम होता है। जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे, जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 49। करके देख लीजिए, 12 को 23 से गुणा कीजिए, 13 को 25 से गुणा कीजिए और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 49 हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। पुनीत एक स्त्री से कहता है कि तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपने क्या करना है, आपको कौन कह रहा है, आपको कह रहा है पुनीत। पुनीत ने एक स्त्री के लिए कहा, कौन है, ये है वो स्त्री, मान लो यहाँ पर, ठीक है। कहा तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। तुम्हारे पिताजी मतलब इसकी स्त्री के एक पिताजी हैं, ठीक है। पिताजी की पत्नी मतलब वाइफ, पिताजी की वाइफ, और इसकी माताजी हुई कि बहन। अब जो इसकी बहन है, समझना, माताजी ये हैं तो इनकी एक बहन है। अब ये जो बहन है वो है इनकी बुआ। किसकी बुआ है, पुनीत की बुआ है। सबसे पहले बताओ, अगर ये स्त्री है और इसके पिताजी हैं ये, और इनकी माताजी है ये, तो इस माताजी की बहन इसकी क्या लगेगी, आप कहोगे मौसी लगेगी, मौसी लगेगी। अब ये जिसको मौसी कह रही हैं, ये पुनीत भैया उनको क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं बुआ, कह रहे हैं बुआ।
ठीक है, बड़ा आसान है। अब 4 ऑप्शन आपके पास हैं। बोला वह स्त्री पुनित से किस प्रकार संबंधित है, इन दोनों से क्या संबंधित है। तो क्या हो सकता है कि पुनित जिनको बुआ कह रहे हैं स्त्री उनको मौसी कहे, वो पुत्री हो जाए, नहीं। क्या ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, नहीं। भतीजी हो जाएगी, नहीं। क्या हो जाएगा, चचेरी ममेरी बहन हो जाएगा आंसर। आ रही है इतनी बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब है सही मेल कीजिए। कुछ योजनाएं हैं भारत सरकार की, वो कब कब की गई इसी पे बात होगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इनमें से आपको मैच करना है कब कौन सी स्टार्ट की गई। आंसर है इसका सभी सही हैं, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं। उज्ज्वला योजना आपको ध्यान रखना है 1 मई 2016 को, आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, 12 मई 2020, आयुष्मान भारत योजना 25 सितंबर 2018। आगे चलते हैं। खेलों से संबंधित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी कब शुरू की गई थी। आंसर है 1956 से 57 के ड्यूरेशन में ये स्टार्ट की गई थी। ये एक यूनिवर्सिटी ट्रॉफी है और ये रोलिंग ट्रॉफी है, मतलब हर साल ये एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर है 28 फरवरी। आपको याद रखना है, हर डेज एंड डेट हर मंथ का याद एक बार कर लेना है। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लगाना है। ये सारी आपका जो है मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपने इसे याद किया हुआ है, रट्टा मारा हुआ है, या आपने इन्हें समझा हुआ है तो बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। जैसे देखिए डेटा में भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, जीबी का, एमबी का, केबी का। तो आपको जैसे ही जीबी एमबी के साथ आप खेलोगे आपको आंसर मिल जाएगा। टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर आपका के भी आ जाएगा, किलोबाइट। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये आंसर। आगे चलते हैं। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा है। देखिए थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन ये चीज़ें एज इट इज़ इस स्लाइड में रखी हुई ताकि आपको दिक्कत ना हो। एएलयू का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। इस तरह की लैंग्वेज बहुत बार एग्जाम में आती है। आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, सन माइक्रोसिस्टम है या इन्फोसिस्टम है। आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम ने ये अब ओरेकल को बेच दी है। ओरेकल एक डेटा बेस्ड कंपनी है और वो अब जावा के मालिक हैं, ओरेकल। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम पैरा ओलंपिक किस वर्ष। आपको मालूम होगा ओलंपिक खेल 1896, लेकिन हमने पूछा है यहाँ पर पैरा ओलंपिक गेम्स। क्या चीज़ पूछा है, पैरा ओलंपिक गेम्स किस वर्ष आयोजित किए गए थे। आंसर है 1960। कहाँ पर, इटली, रोम में। दोनों चीज़ें क्वेश्चन के साथ साथ आपको डेटा याद हो जाए, ऐसी कोशिश है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है। आंसर है सर टिम बर्नर्स ली को। आगे है, भारत के किस पड़ोसी देश को डार्क यूल भी संबोधित किया जाता है। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको चीज़ ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब अगर इसमें देखा जाए तो भूटान को, आपने सुना होगा कि भूटान को थंडरबोल्ट यानी कि ऐसा बिजली गड़गड़ाहट चमकने वाला देश कहा जाता है। तो भूटान को ही आप क्या कहते हैं, भूटान को ही आप कहते हैं डार्क यूल। आपको ये याद रखना है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।